स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। स्टोरी जैम में अब तक आपने सुनी बहुत से प्रतिष्ठित लेखकों की रचनाएं। आज एक थोड़ा अपरिचित नाम, आरती यानी मैं। दिग्गजों की कहानियों के बीच आज हिम्मत बटोर मैं अपनी लिखी एक कहानी आपके साथ बांटना चाहती हूँ। अब आप इसे मेरी गुस्ताखी समझ मुझे माफ करें या मेरा हौसला बढ़ाएं, ये आपकी मर्जी। लेकिन जो भी मन में आए कह जरूर डालिएगा कमेंट सेक्शन में। कहानियां हर वक्त हमारे चारों तरफ घट रही हैं, बन रही हैं। इन असंख्य कहानियों में से कभी कभी एक ऐसी होती है जो आपके पाँव में उलझ जाती है। आप उसे उठा लेते हैं, उसकी धूल फूंक उसे तराश कर, चमका कर तैयार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये भेंट स्वीकार होगी। ऐसी ही कहानी आज की है जो मुझे एक बार एक दोस्त ने सुनाई थी, सच्चे वाकये पर आधारित। सुकून हाउस। बनवारी लाल शर्मा जी मेरे सबसे पुराने दोस्त, मेरे जिगरी। उनकी या यूं कहिए उनके घर की कहानी सुनाता हूं आज आपको। शर्मा जी मेरे घर से करीब 10 मिनट की दूरी पर रहते थे और मेरी ही तरह वो जिला डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे। वो हिसाब किताब सिखाते यानी अकाउंट्स, और मैं किताबें पढ़ाता यानी लिटरेचर। शर्मा जी का मानना था कि हर काम कायदे और वक्त से होना चाहिए। वो जीवन के हर कॉलम पर सही का निशान लगाते चलते। नौकरी पक्की हुई और बच्चे स्कूल जाने लगे तो शर्मा जी ने सोचा अब घर की नींव डालने का समय आ गया है। शर्मा जी ने बड़े शौक से घर बनवाया। बड़े से प्लॉट के बीच छोटा सा मगर खूबसूरत बंगला, चटक सफेद दीवारें, आगे छोटा सा लॉन। कार नहीं थी मगर एक तरफ गैराज भी बनवाई, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल गाड़ी तो ले ही लेंगे। हमारे छोटे से शहर की मेन रोड पर था शर्मा जी का बंगला। गाड़ियों की पैं, धुएं के काले गुबार छोड़ते टेम्पो, पास के बस स्टैंड पर ठेलियों पर सामान बेचने वालों की चिल्लपों। लेकिन जैसे ही आप लोहे का गेट खोलकर अंदर जाएं, सब आवाजें धुंधली पड़ जाती थीं। अंदर सफेद दीवारों से लिपटती बोगनविलिया की गहरी गुलाबी बेलें थीं। अनार के 2 पेड़ थे जिन पर सैकड़ों चिड़ियों का बसेरा था। भाभी जी यानी मिसेस शर्मा का रेडियो सुबह से शाम तक गुनगुनाता रहता था। बच्चे लॉन में खिलंदड़ी मचाते और शर्मा जी अपने खाली समय में अपने फेवरेट हरसिंगार के पेड़ के करीब बेंत की कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ते पाए जाते थे। भाभी ने अपने घर का नाम रखा सुकून हाउस, और वाकई बहुत सुकून था उस घर में। क्योंकि दफ्तर एक ही था, रोज सुबह मैं उनके घर के सामने अपने स्कूटर को रोक 3 बार हॉर्न बजाता और शर्मा जी फटाफट अपना झोला और टिफिन लटकाए बाहर आ साथ हो लेते। और शाम को, चूंकि शर्मा जी का घर रास्ते में पड़ता ही था, अक्सर चाय और गपशप का प्रोग्राम बन जाता। अब मैं था छड़ा, घर पर कोई इंतजार करने वाली थी नहीं, सो भाभी अक्सर कह देती, भाई साहब खाना बन गया है, खाकर ही जाइएगा। मैं भी 1-2 बार संकोच सा दिखाकर मान जाता था। कभी कभी तो इतवार को मैं टहलते हुए शर्मा जी के यहाँ पहुंच जाता। जितना भाभी को संगीत का शौक था उतना ही शर्मा जी को ताश का। सो हर इतवार रेडियो पर मध्यम संगीत बजता और बाहर लॉन में दरी बिछाई जाती, जिस पर हम तीनों बैठकर देर शाम तक ताश खेलते। शर्मा जी के दोनों लड़के गुड्डू और सोनू मुझे चाचा कहते थे। उन कहकहों और आत्मीयता के बीच छोटे से उस शहर में अपने अपार अकेलेपन को मैं भूल जाता। वैसे शर्मा जी टेंशन बहुत लेते थे। बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, उनके फ्यूचर की टेंशन, अपने बुढ़ापे की टेंशन। थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के थे और जेब ढीली करने से कतराते थे। भाभी अक्सर टोकती, इन्हें समझाइए कैलाश भैया, हर समय घर को लेकर परेशान रहते हैं। कल फिर पहुंच गए थे ऊपर सीलन चेक करने। मेरे साथ बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म लेने नहीं चले। अरे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए ही छोड़कर जाऊंगा ये घर, शर्मा जी गुर्राए। भाभी हंसकर बोली, श्रीमान जी, पूत सपूत तो धन का है संचे, पूत कुपूत तो धन का है संचे।
बच्चे काबिल होंगे तो अपना भविष्य खुद बना लेंगे। भाभी प्रेम से डांटती, समझाती और कुछ ही मिनटों में शर्मा जी का मूड फिर से दुरुस्त हो जाता। दिन कब साल बन गए पता नहीं चला। शर्मा जी और मैं दोनों कुछ महीनों के अंतर पर रिटायर हो गए, लेकिन आने जाने का सिलसिला जारी रहा। रिटायरमेंट के बाद सेहत की चिंता करने का वक्त मिला तो मॉर्निंग वॉक्स का सिलसिला भी शुरू हुआ। मैंने शादी नहीं करी, टाइम निकल गया और फिर कोई पीछे पड़ के करवाने वाला भी तो नहीं था। खैर, शर्मा जी के बच्चे पढ़ लिख कर दूसरे शहरों में नौकरी करने लगे। बड़ा गुड्डू यानी गोविंद बंबई में किसी मल्टीनेशनल में मैनेजर था और छोटा सोनू संदीप भिलाई स्टील प्लांट में बतौर इंजीनियर काम करने लगा। एक एक कर दोनों बेटों की शादियां भी करवा दी। शर्मा जी मुस्कुराकर कहते, भाई अब मैं अपनी सारी ड्यूटीज से फारिग हो गया, ट्रूली रिटायर्ड। लेकिन वो मुस्कान वक्त से पहले ही बुझ गई। भाभी को ब्रेन ट्यूमर हो गया। बहुत इलाज करवाया, बंबई भी ले गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे भाभी ने बिस्तर पकड़ लिया, फिर बोलना बंद कर दिया, सब भूलने लगी। शर्मा जी उनकी खूब सेवा करते, रेडियो करीब रख लेते, उनका सर सहलाते रहते, उन्हें खाना खिलाते और घंटों उनका हाथ अपने हाथ में लिए बैठे रहते। खाना बनाने के लिए एक लड़की रख ली, लाजो। लाजो ऊपर का सब काम भी करती थी। मैं भी शाम को चला जाता था। मैं और शर्मा जी यहां वहां की चार बातें कर लेते थे, मगर वो बात नहीं थी। बातों के बीच का सन्नाटा पानी सा फैलने लगा था। फिर एक दिन भाभी गुजर गई। सुकून हाउस शांत हो गया। कई महीनों तक शर्मा जी के मुंह से एक बोल सुनाई नहीं दिया। बेटे और उनके परिवार कुछ दिन रहकर वापस अपने शहर और अपनी नौकरियों को लौट गए। मैंने जाना नहीं छोड़ा। शाम को कुछ और नहीं तो एक साथ टीवी पर न्यूज़ ही देख लेते थे। रात का खाना वहीं होता था। लाजो ने घर का काफी काम संभाल लिया था। बाहर से मालूम चल जाता था कि लाजो घर में है। बर्तनों की उठापटक और झटकारने की फटक फटक बंद हो जाती तो उसकी जुबान चालू हो जाती थी, मानो उसने जिम्मा ले लिया हो उस मातमी घर में फिर से जिंदगी की एंट्री करवाने का। अंकल जी जरा उठकर बाहर जाओ, मुझे पोंछा लगाना है, तो नक कर कहती। शर्मा जी चुपचाप अखबार उठाकर बाहर आ जाते। एक दिन मैं वहां पहुंचा तो लाजो शर्मा जी से कहने लगी, ये क्या, 5 रुपए? कितने की आती है सब्जी, कुछ पता है? शर्मा जी से सहन नहीं हुई बदतमीजी। बोले, नहीं है मेरे पास, जा यहां से। लाजो मेरी ओर देखकर मुस्कुराई, फिर पलटकर गुस्से से बोली, कद्दू ही आएगा इतने में? आप कद्दू खा खा कर नहीं थके, लेकिन मैं कद्दू बना बना कर थक गई हूं। और ये अंकल जी, ये तो कद्दू का नाम सुनकर भाग जाएंगे। 20 रुपए दीजिए, फूल गोभी और प्याज लाऊंगी। शर्मा जी ने चुपचाप 20 का नोट लाजो को थमा दिया। समय की बयार बही तो शर्मा जी के मन मस्तिष्क पर जो काले बादल छा गए थे कुछ हद तक छट गए। शर्मा जी ने फिर अपने रोजाना के रूटीन को उठाया, झाड़ा पोंछा अपनाया। हम फिर सुबह सैर को जाने लगे। हर शाम हम फिर दरी बिछाकर ताश खेलने लगे। शब्द मुस्कान बने, मुस्कान हंसी और हंसी ठहाके। भाभी की कमी तो रही, लेकिन उनकी याद को शर्मा जी ने कोने में प्यार से सजा दिया। वो उस पर रोज फूल तो अर्पण करते थे, मगर सारे दिन उसके सामने अब नहीं बैठते थे। आसपास की दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, या यूं कहिए कि बदल रही थी। हमारा छोटा सा शहर अब बड़ा हो गया था। आसपास के सब घर टूट टूट कर या तो दुकानों में तब्दील हो गए थे या फिर बिल्डर फ्लैट्स में। जब बस स्टैंड सामने से हटकर शहर के बाहर बना दिया गया तो हमने सोचा कि शायद अब कोलाहल कम हो, लेकिन कुछ ही दिनों में वहां बुलडोजर आ गए। जोरों शोरों से काम शुरू हुआ। पता चला वहां शहर का पहला मॉल बनने वाला है। कभी कभी प्रॉपर्टी डीलर्स के फोन शर्मा जी को भी आते थे, ये पूछने के लिए कि क्या वो सुकून हाउस बेचेंगे। हर बार उनका ऑफर कुछ लाख रुपए बढ़ जाता, बात कई करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन शर्मा जी पहला वाक्य सुनकर ही फोन पटक देते थे। आसपास खरपतवार से उगी इमारतों के बीच घास की हरी चादर पर बैठा शर्मा जी का छोटा सा सफेद बंगला
एक फूल सा चमकता रहा। फिर एक फ़ोन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं वहीं शर्मा जी के यहाँ था जब फ़ोन बजा। इस वक्त कौन फ़ोन करेगा? बड़बड़ाते हुए शर्मा जी दूसरे कमरे में गए। जब लौटे तो कुछ अजीब से मूड में थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगे कि बेटे का फ़ोन था। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ 2 दिन बाद वापस आ रहा है, हमेशा के लिए। ये तो खुशी की बात है शर्मा जी, बच्चे साथ रहेंगे तो आपका दिल भी बहल जाएगा, मैंने कहा। लेकिन चिंतामणि शर्मा जी को लगा कि कहीं कोई और बात तो नहीं जो इस तरह अचानक गोविंद बीवी बच्चों को लिए आ रहा है। कहीं नौकरी में कोई परेशानी तो नहीं? आप फिक्र कुछ ज्यादा ही करते हैं शर्मा जी। अरे बच्चों के आने की तैयारी करिए, मैंने हिदायत दी। शर्मा जी ने मेरी बात मान ली। अपने दिमाग से आशंका के जाले झड़ाकर अपने बेटे बहू और उनसे ज्यादा अपने पोता पोती के स्वागत की तैयारी में जुट गए। अगले 2 दिन में शर्मा जी ने पूरे घर में उथल पुथल मचा दी। लाजो से कहा कि सारे पंखे खिड़की साफ करे। दोनों सोने के कमरों में नई साफ चादरें बिछवाईं। आंगन बाल्टियों पानी डालकर धुलवाया। ऊपर से लाजो के काम में तब तक मीन मेख निकालते रहे जब तक उसने झाड़ू पटक कर नौकरी छोड़ने की धमकी नहीं दे दी। गोविंद अपने परिवार के साथ आया और उसके पीछे पीछे पहुंचा उनके सामान से लदा हुआ ट्रक। देखते ही देखते सामान घर भर में समा गया। हफ्ते भर में गोविंद की पत्नी रचना ने रसोई की बागडोर संभाल ली और पोते पोती ने टीवी रिमोट की। शर्मा जी ने बाहर आंगन में कुर्सियां मेज लगा ली। वहां 1-2 गेम ताश के हम खेल लेते थे। शर्मा जी के यहां ज्यादा देर रुकने में अब झिझक महसूस होने लगी थी। एक दिन खेल अच्छा जम रहा था। शर्मा जी बड़े शौक से बोले, भाई आज खाना खाकर ही जाना, कई दिनों से जल्दी भाग जाते हो। शर्मा जी सालों से ठीक 7:30 बजे खाना खा लेते थे। उस दिन 7:30 बजे, फिर 8, फिर 9। ताश का खेल कब का खत्म हो चुका था। अंदर बैठक में सब टीवी देख रहे थे। शर्मा जी ने एक बार आवाज भी लगाई, अरे गुड्डू, खाने का क्या प्लान है भाई आज? कुछ क्षण बाद अंदर से जवाब आया, पापा थोड़ा रुक जाओ ना, अवार्ड स्पेशल आ रहा है। कुछ देर और हम बाहर बैठे राजनीतिक टीका टिप्पणी करते रहे। शर्मा जी मुझे न्योता देकर वापस नहीं ले सकते थे। मैंने भी सोचा कि कहीं मेरे जाने से शर्मा जी को बुरा ना लगे, लेकिन बातों की टोंटी अब टप टप कर थम गई थी। आखिर मैंने उठकर कह दिया, शर्मा जी अब इजाजत दीजिए, कल सुबह स्कूटर ठीक कराने जाना है। आप तो जानते हैं, जल्दी पहुंच जाओ तो कुछ काम हो पाता है, नहीं तो सारा दिन यूं ही निकल जाता है। शर्मा जी कुछ नहीं बोले, बस हाथ जोड़ दिए। ऐसा नहीं था कि शर्मा जी खुश नहीं थे। आखिर उनके बेटे और उसके परिवार ने फिर सुकून हाउस में जान डाल दी थी। लेकिन जैसी खुशी सब कहते थे कि उन्हें होनी चाहिए, वो नहीं थी। शर्मा जी अपने ही घर में बिन चप्पू की नाव की तरह यहां से वहां डोलते रहते। बरसों से अपने रूटीन के पाबंद शर्मा जी के लिए चाहकर भी अपनी आदतें बदलना मुश्किल था। पहाड़ से दिन के लिए रूटीन एक सीढ़ी की तरह था। एक पांव के बाद एक पांव रखते जाओ तो दिन निपट जाता था। शर्मा जी ने अपने आप को ढालने की भी बहुत कोशिश की। मुझसे कहने लगे, गलती मेरी ही है। इतने साल बच्चों को देखना संभालना माला का काम था। वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती थी। मेरे और बच्चों के बीच की कड़ी थी वो। शर्मा जी ने कड़ी जोड़ने की कोशिश करी, लेकिन गोविंद घर पर होता नहीं था। पोते की आंखें टीवी नहीं छोड़ती थी और पोती की मोबाइल। दिन भर उसके अंगूठे दाना चुगती चिड़िया से टक टक मोबाइल पर लगे रहते। बहू रचना ज्यादा नहीं बोलती थी और उसका काफी समय अपने कामों में निकल जाता था। उसने यानी रचना ने सुकून हाउस को मॉडर्नाइज करने का जिम्मा अपने सर पर ले लिया था। हफ्ते भर में घर के पर्दे बदल गए, दीवारों पर टंगी फोटो उतर गईं और उनकी जगह रंग बिरंगी पेंटिंग्स ने ले ली। एक शाम बाहर बहुत सारा सामान रखा था। शर्मा जी ने बताया कि रचना ने कबाड़ी बुलाया है घर का पुराना फर्नीचर बेचने के लिए। कबाड़ी अंदर से सामान उठा उठा कर ला रहा था। शर्मा जी देख रहे थे। हर कुर्सी, हर मेज, हर लकड़ी के टुकड़े में
उनकी यादें बसी थीं। उनकी आंखों में दर्द के गुबार उठते देख रहा था मैं। तभी कबाड़ी रेडियो लेकर आया, वही रेडियो जो भाभी हमेशा अपने करीब रखती थी, जो हमारी शामों का साथी था। शर्मा जी ने कबाड़ी के हाथ से वो रेडियो झपट कर ले लिया। पीछे पीछे रचना आ रही थी। अपनी छटपटाहट में शर्मा जी से रहा नहीं गया। बोले, तुम्हें किसने कहा इसे बेच दो? मैंने कहा। लेकिन पापा जी, ये रेडियो काम नहीं करता। तो मैंने सोचा, काम तो मैं भी नहीं करता, मुझे भी बेच दो। शर्मा जी बिना मुझे अलविदा कहे अपना रेडियो छाती से लगाए घर के अंदर चले गए। मेरा आना जाना अब ना के बराबर हो गया था। एक दिन सब्जी मंडी में लाजो मुझे मिल गई। कहने लगी कि अब किसी को उसके हाथ का बनाया खाना पसंद नहीं आता। उसके पैसे भी इसलिए कम कर दिए थे। लेकिन शर्मा जी उसे अब भी चुपके से उसके बकाया पैसे दे देते थे। मैं समझ सकता था। शर्मा जी की भंवर सी घूमती दुनिया में लाजो, एंड बैंड बोलती लाजो, एक ठहराव थी। लाजो भी मेरे बारे में ऐसा ही कुछ सोच रही थी। कहने लगी, अंकल जी आपने आना क्यों छोड़ दिया? सच बताऊं तो वो अंकल जी को अकेले ताश खेलते देख बड़ा दुख सा हुए। 1-2 दिन बाद मैं फिर शर्मा जी के यहाँ पहुंच गया। सोचा था कि शर्मा जी से कहूंगा कि अब वो मेरे गरीब खाने पर आ जाया करें। इतने साल उनकी मेजबानी के मजे लिए तो अब मुझे मौका नहीं देंगे। ये सब कह पाता उससे पहले शर्मा जी मेरी बांह पकड़ मुझे लॉन की तरफ ले गए। 2-4 मेरे गायब होने के शिकवे कहे, फिर बताने लगे कि छोटे बेटे संदीप का फोन आया था। वो बीवी और बच्चों को लेकर आ रहा है छुट्टियां मनाने। मुझे ताज्जुब हुआ। वो संदीप जो पिछले 10 साल से साल में 2 बार आता था, 1-2 दिन के लिए, वो छुट्टियां बिताने आ रहा था। जब तक भाभी थी पूरा कुनबा एक छत के नीचे जुटाने की कोशिश करती रहती थी। कभी एक आता तो कहती दूसरे की याद आ रही है, काश वो भी होता। अब सुकून हाउस में सब होंगे लेकिन वो खुद नहीं। खैर, शर्मा जी के बेटे नंबर 2 के परिवार के आने की तैयारियां शुरू हुईं। सुकून हाउस में शर्मा जी के कमरे को छोड़कर 2 और बेडरूम थे। एक में गोविंद और रचना सोते थे, दूसरे में बच्चे। शर्मा जी ने गोविंद से कहा कि बच्चों को कुछ दिन के लिए अपने कमरे में एडजस्ट कर ले, पर वो बोला, पापा आपको तो पता है बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, देर रात तक पढ़ते हैं, डिस्टर्ब होंगे। आप टेंशन मत लो, मैं छोटे से बात कर लूंगा, सब एडजस्ट हो जाएंगे। एक शाम जब मैं पहुंचा, संदीप और उसकी बीवी अनु लॉन में अपने बेटे को खिला रहे थे। संदीप मुझसे बड़े अपनेपन से मिला। बेटे से बोला, देखो अथर्व, ये दादा के बेस्ट फ्रेंड हैं, जैसे ईशु तुम्हारा है ना वैसे ही। मैंने कहा, सबको एक साथ देखकर अच्छा लगता है। कितने दिन की छुट्टियां हैं सोनू? देखते हैं। वैसे मेरी तो छुट्टी 2 हफ्ते और है, पर अनु को यहां अच्छा लग रहा है। फिर कुछ सोचकर बोला, यहां अनु की कोचिंग क्लासेस का काम अच्छा चल सकता है, डिमांड है अभी इस शहर में। देखिए, हो सकता है हम यहीं टिक जाएं। हंसकर बोला। मैंने शर्मा जी से कुछ नहीं कहा। उनके घर की बात है, मैं क्या कहता। अब शर्मा जी सुबह मेरे घर आ जाते थे और फिर हम वहीं पास के पार्क में 5-6 राउंड मार लेते थे। उस दिन शर्मा जी थोड़े लेट पहुंचे। मैंने पूछा तो बताया कि घर में बड़ा तनाव चल रहा है। जगह के साथ दिल भी तंग हो रहे थे। शर्मा जी अपने कमरे में सोते थे। गोविंद के परिवार ने बाकी 2 बेडरूम लिए हुए थे और संदीप और उसका परिवार बैठक में सो रहे थे। संदीप ने शर्मा जी से शिकायत की। कहने लगा, क्या हमें एक कमरा नहीं दे सकते बड़े भाई साहब? क्या ये घर हमारा नहीं है जो हम यहां रेलवे स्टेशन के राहगीर की तरह सोते हैं? शर्मा जी ने गोविंद तक बात पहुंचाई तो उसने फिर बच्चों के एग्जाम्स की व्यथा सुना दी। साथ ही ये भी कह दिया, हमें क्या अच्छा लगता है, रात में उठकर रसोई से पानी तक नहीं ला सकते? अरे पैर रखने की जगह नहीं रही इस घर में। अब क्या कीजिएगा शर्मा जी? मैंने पूछा। मैंने छोटे वाले से कहा है कि वो मेरा कमरा ले ले, मुझे इतनी जगह की जरूरत नहीं और वो बेवजह परेशान हो रहे हैं। अपना मन हल्का कर शर्मा जी चुप हो गए, लेकिन पार्क के 2 चक्कर हमने यूं ही सन्नाटे में काटे। रोज किसी फुर्ती अब नहीं थी शर्मा जी के कदमों में।
शर्मा जी और मेरी दोस्ती को अब 35 साल हो गए थे। इन सालों में मैंने हमेशा चिंता के बादल उनके सर पर मंडराते देखे थे। जब तक भाभी जिंदा थी तब तक टोकती थी, सुनो, एक जीवन दिया है ऊपर वाले ने, उसका निरादर ना करो। कल की चिंता की आग में आज की आहुति मत दो। फिर जो हुआ सुनकर आप शायद दंग रह जाएंगे, विश्वास नहीं होगा। अब मैं शर्मा जी के यहां नहीं जाता था। वो ही हफ्ते में 2-3 बार सुबह सैर को आ जाते थे। एक दिन बाजार में कुछ काम था, उनके घर के सामने से निकल रहा था। सोचा कि रुकूं या नहीं, गर्मी के दिन थे, कहीं सब सो ना रहे हों। इतने में गेट का कुंडा खोल लाजो निकली। मुझे देखकर रुक गई। बोली, राम राम अंकल जी, अपने दोस्त का हाल देखने आए हो? आपने उन्हें कुछ समझाया नहीं? क्या कर लिया? दुख होता है, बहुत दुख होता है, बड़बड़ाती वो चली गई। मैं गेट से अंदर घुसकर अभी घर के दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि मेरी नजर गैराज पर पड़ी। जंग लगे कूलर और संदूकों के बीच, पुराने अखबारों के जत्थों और टूटी साइकिल के पास बैठक का दीवान बिछा था और उस पर करवट लिए शर्मा जी सो रहे थे। मेरे पैर डगमगा गए। मैं गैराज में जा शर्मा जी के दीवान पर बैठ गया। मेरी आहट से उनकी आंख खुली। शर्मा जी कुछ नहीं बोले, उठे और गले लगकर रो पड़े। शब्दों के आकाल को मैंने भी आंसुओं से सींचा। कुछ देर बाद शर्मा जी ने बताया कि बैठक में उनके सामान और सुबह सुबह की खटपट से सबको परेशानी हो रही थी, इसलिए कुछ दिनों से वो वहीं गैराज में रह रहे थे। लेकिन पिछली रात कुछ ऐसा हुआ था कि उनके सब्र का बांध टूट गया था। देर रात शर्मा जी गुसलखाने जाने के लिए गैराज से घर में गए। किसी को परेशानी ना हो इसलिए अंधेरे में टटोलते पहुंचे। अभी वहीं थे कि गुसलखाने की खिड़की से आवाजें सुनाई दी। दबी छुपी आवाजें, नापती तोलती आवाजें, सौदेबाजी करती आवाजें, उनके बेटों की आवाजें। उनकी बातों से जाहिर था कि एक ऐसा मसला था जो कुछ समय से उनके बीच चल रहा था और अब जाकर समझौता हुआ था। सुकून हाउस को तोड़कर 3 मंजिला बिल्डर फ्लैट्स बनेंगे, एक दोनों भाइयों के लिए और एक बेच दिया जाएगा जिसका मुनाफा वो आपस में बांट लेंगे। संदीप के बचपन का दोस्त कमल इलाके का प्रॉपर्टी डीलर था, सब कागजात और काम करवा देगा। पिता को कैसे पटाना है इसके गुर भी उसने सिखाए थे। शर्मा जी का भविष्य अभी अनिश्चित था। दोनों भाई उन्हें 2-2 महीने अपने घर रख लेंगे और फिर नागपुर वाली बुआ जी हैं, देहरादून वाले चाचा जी हैं। रिश्तेदारों से भी मिलना चाहिए पापा को, घर में बैठे रहते हैं। शर्मा जी सब सुन गैराज में वापस आ गए। सुबह अपनी बेंत की कुर्सी पर बैठे एकटक लॉन को देखते रहे, अनार के पेड़ों में चहकती चिड़ियों की आवाजें सुनते रहे और ऊपर वाले से सवाल जवाब करते रहे। उस रात डील पक्की करने के बाद संदीप अपने परिवार समेत भिलाई लौट गया। गोविंद ने कहा कि वो बच्चों को अमेरिका घुमाने ले जा रहा है। कहने लगा, पापा अच्छा मौका है, मेरे काम की ट्रिप बन रही है तो खर्चा कम होगा। शर्मा जी कुछ नहीं बोले। जब लाजो आई उसे कहा, लाजो मेरे कमरे में छज्जे पर एक छोटा सा काला सूटकेस रखा है, उसे उठा ला यहां। शर्मा जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जो मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन जिसका मैंने पूरा समर्थन किया। अगले 2 हफ्तों में सब बदल गया। एक दिन सुबह सुबह घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो गोविंद वहां खड़ा था, माथे पर शिकन और टपकता पसीना। मैंने पीछे झांका तो गेट पर टैक्सी खड़ी थी जिसमें उसका परिवार इंतजार कर रहा था। नमस्ते चाचा जी, पापा कहाँ हैं? आपको तो बताकर गए होंगे। गोविंद, तुम लोग कब आए यूएसए से? मैंने पूछा। अभी अभी। लेकिन पापा, और घर? वहां तो कुछ नहीं है, मैदान कर दिया है। चाचा जी सच बताओ, संदीप ने घर भेज दिया ना मेरी पीठ पीछे, पापा को पटा के? कहाँ है पापा? मैंने गोविंद से झूठ बोला, कहा कि मुझे नहीं पता शर्मा जी कहाँ हैं, उसे किसी तरह टाल दिया। फिर मैं नहा धोकर तैयार हो अपने दोस्त से मिलने निकला। अनजाने ही
मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। घंटी बजाता इससे पहले ही दरवाजा खुल गया। वक्त के पाबंद शर्मा जी मेरी राह देख रहे थे। वेलकम वेलकम, भाई पूरे 3 मिनट लेट हो, वो हंसकर बोले और कंधे पर हाथ रखे मुझे अंदर आमंत्रित किया। इतने में घंटी बजी। दरवाजे पर कड़क यूनिफॉर्म में वेटर चाय और बिस्कुट लिए खड़ा था। ये थी शर्मा जी की नई जिंदगी। सुकून हाउस को खुद शर्मा जी ने बेच दिया था। अच्छी खासी रकम मिली, जिसका कुछ हिस्सा उन्होंने बैंक में डाल दिया और बाकी आजीवन इस 5 स्टार होटल में आराम से बसर करने के लिए काफी था। चाय पीते हुए मैंने शर्मा जी को बताया कि गोविंद उन्हें ढूंढता मेरे घर आया था। शर्मा जी के चेहरे पर एक परछाई आई और गुजर गई। सारी जिंदगी धूप से डरने वाले शर्मा जी को उनके ही बेटों ने रेगिस्तान में लाकर छोड़ दिया था। लेकिन शर्मा जी ने भी वापस रास्ता खोज लिया। उनके अंदर कोई कड़वाहट नहीं देखी मैंने। जो हुआ उसका गुनहगार उन्होंने सिर्फ बेटों को नहीं माना। चाय का कप नीचे रखते हुए बोले, तुमसे तो कुछ छिपा नहीं। माला हमेशा कहती थी कि तुम दिलों की कम और दीवारों की चिंता ज्यादा करते हो। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शर्मा जी के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान थी। बोले, अब दीवारें गिरा दी मैंने और दिल के दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं। मैं हमेशा आपसे पूछती हूं कि कहानी कैसी लगी। आज भी वही सवाल। आज की कहानी आपको कैसी लगी? जरूर बताइएगा। अपने कमेंट्स, अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा और अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर भी कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।